हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने युगपत अवकल समीकरण यानी कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और मोर स्पेसिफिकली साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़े थे, जो किस प्रकार से होते थे। फंक्शन ऑफ डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टी सम अदर फंक्शन डी वाई इक्वल टू जी ऑफ टी। यानी कि आपके पास दो इक्वेशन दे रखे थे, दो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों को सॉल्व करके हमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व किया था हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके। आज हम एक स्पेशल प्रकार के युगपत अवकल समीकरण साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे, जो कि इस प्रकार के होते हैं। ये जो इक्वेशंस है आपके बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, क्योंकि सेम चीज़ जो है आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आता है तो आप वहाँ पर भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एक ही टॉपिक से आप दो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो, और हो सकता है आपको सेम पेपर में दो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिल जाए। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका। तो अब ये जो इक्वेशंस हैं उनके दो स्वतंत्र हल हमें ज्ञात करने होंगे। तो माना अवकल समीकरण dx अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर के दो स्वतंत्र हल u1 फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू c1 तथा u2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू c2 है। दो स्वतंत्र हल हमें निकालने हैं, अर्थात स्वतंत्र हल का मतलब हो गया कि u1 अपॉन u2 जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट के बराबर हो जाता है इसका मतलब कि वो आपका स्वतंत्र हल नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस में दो स्वतंत्र हल ज्ञात करने हैं। तब u1 इक्वल टू c1 तथा u2 इक्वल टू c2 जो है दिए गए युगपत अवकल समीकरण के कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि पूर्ण हल कहलाते हैं। ऑलराइट, तो हमारा मेन एम क्या होगा, यहाँ से हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, u1 एंड u2। अब सॉल्यूशन हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, यानी कि ज्यामितीय अर्थ। तो ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ये इक्वेशंस कैसे अराइज होती है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक फैक्ट होता है, हमें पता है कि किसी वक्र की जो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाओं की दिक् कोज्याएं यानी कि डायरेक्शंस कोसाइंस, दिक् कोज्याएं यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो dx dy तथा dz के समानुपाती होती है। तो ये जो अवकल समीकरण है आपका, अवकल समीकरण dx अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर कि किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखाओं की जो दिक् कोज्याएं हैं, स्पर्श रेखाओं की डायरेक्शन कोसाइन दिक् कोज्याएं जो हैं वो पी क्यू तथा आर के समानुपाती होती है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है, माना u1
एक्स वाई जेड इक्वल टू C1 तथा U2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू C2 जो है दिए गए समीकरण के दो स्वतंत्र हल है। दिए गए अवकल समीकरण के दो स्वतंत्र हल हैं जो कि समतल U1 एक्स वाई जेड इक्वल टू C1 तथा U2 एक्स वाई जेड इक्वल टू C2 के प्रतिच्छेद वक्र को दर्शाते हैं। क्योंकि दो सरफेस होते हैं आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है, दर्शाते हैं। ऑलराइट, और C1 C2 की वैल्यू क्या हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। तो ये जो है एक तरीके से द्विक अनंत वक्र प्राप्त होते हैं। इस प्रकार चूंकि C1 तथा C2 के जो मान है स्वेच्छ आर्बिट्री है, अतः हमें द्विअनंत वक्र, द्विअनंत डबली इनफाइनाइट, क्योंकि C1 की वैल्यू भी इनफाइनाइट तक जा सकती है और C2 की वैल्यू भी इनफाइनाइट तक जा सकती है, वक्र प्राप्त होते हैं। ये थोड़ा सा आपका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस था कि एक तो जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो PQR है ये क्या है? स्पर्श रेखा की जो दिक्कोजय हैं उनको दर्शाते हैं। ये जो स्पर्श रेखा की जो दिक्कोजय है वो x डायरेक्शन में P के समानुपाती होगी, y डायरेक्शन में Q के समानुपाती होगी और z डायरेक्शन में जो है वो R के समानुपाती होगी। इस प्रकार से हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिलते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारा जो मेन पॉइंट है कि हम इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उस पर आते हैं हम। तो हम 1 बाई 1 करके कुछ स्पेशल प्रकार की इक्वेशन देखेंगे जिनका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो पहला रूल है, जब कोई चर जो है विद्यमान ना हो या किन्हीं दो पदों को एक साथ लेने पर निरस्त हो जाते हों, निरस्त यानी कि कैंसिल आउट हो जाते हों, कैंसिल हो जाते हैं, उस केस में जो है हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो ये कंडीशन है तब हम ये वाला रूल लगाएंगे कि या तो कोई वेरिएबल विद्यमान नहीं हो, जैसे कांस्टेंट आ रहे हैं उस केस में भी हो जाएगा, या फिर अगर मान लो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो dx के नीचे x का वेरिएबल आ रहा है, dy के नीचे y का वेरिएबल आ रहा है, dz के नीचे z का वेरिएबल आ रहा है, तब भी ये मेथड एप्लीकेबल है। या फिर मान लो कि x y z मिक्स में आ रहे हैं लेकिन किन्हीं दो को साथ लेने पर आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं, तब हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ इसको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, हमें कोई इक्वेशन है इस प्रकार की सॉल्व करनी है। तो सॉल्व, जैसे ये इक्वेशन हमें दे रखी dx अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन वाई इक्वल टू dz अपॉन z। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो दी गई अवकल समीकरण लिख देते हैं। दी गई अवकल समीकरण, तो dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन वाई इक्वल टू dz अपॉन z। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हमें दो सॉल्यूशन निकालने, तो दो सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं? या तो इसको अगर मैं फर्स्ट पार्ट मानूँ तो जैसे मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड पार्ट, इसको थर्ड पार्ट, तो या तो हम फर्स्ट के साथ सेकंड ले लें, या फर्स्ट के साथ हम थर्ड ले लें, या फिर सेकंड के साथ थर्ड ले लें। हमारे पास टोटल 3 केसेस बनते हैं, ये हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इससे हमें सॉल्यूशन नहीं मिले, इससे हमें सॉल्यूशन मिल जाए और इससे सॉल्यूशन मिल जाए, तो हम दो सॉल्यूशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से किसी दो से सॉल्यूशन मिल जाए, हो सकता है तीनों से ही सॉल्यूशन मिले। उस केस में हमारे पास चॉइस है, हम कोई से भी दो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है केवल एक से ही सॉल्यूशन मिले, बाकी नहीं मिले। सॉल्यूशन मिलने का मतलब है हमें x और y का एक फंक्शन निकालना है। तो हमारे पास 3 चॉइस है अभी के लिए, जो फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं। ये तीनों में से हमारे पास
जो है कोई से भी दो हम चूज करेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे चूज करना है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका भी समाकलन किया जा सकता है, इसका भी समाकलन किया जा सकता है और इसका भी समाकलन किया जा सकता है। तो कोई से भी टर्म्स हम ले सकते हैं। तो प्रथम दो खंडों या भिन्नों, क्या बोल सकते हैं, खंडों को दो फ्रैक्शंस या भिन्नों दोनों बोल सकते हैं, फ्रैक्शंस को लेने पर क्या मिलेगा, dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन आई। तो ये एक अवकल समीकरण बन गई। इसको हम समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा log x और 1 अपॉन वाई का हो जाएगा log y। एक कांस्टेंट मानेंगे तो इसको मान लिया मैंने log c1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू c1y। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी वन। तो जैसा हमने देखा था u इक्वल टू सी वन, उसी प्रकार का करते हैं। ये हमने एक पार्ट ले लिया, इसी प्रकार से हम दूसरा पार्ट भी ले सकते हैं। तो सेम चीज़ करेंगे, प्रथम दो खंडों को लेने पर, तो या फिर हम कहते हैं अंतिम दो खंडों को लेने पर, लास्ट टू ले लेते हैं, अंतिम दो खंडों को लेने पर लास्ट टू क्या क्या है, डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। समाकलन कर देते हैं, डी वाई अपॉन वाई का समाकलन लॉग वाई और डी जेड अपॉन जेड का लॉग जेड, प्लस कांस्टेंट आएगा c1 हमने यूज़ कर लिया, यहाँ आ जाएगा c2। तो y इक्वल टू आ जाएगा c2z और हमें c2 की वैल्यू चाहिए, तो y अपॉन z इक्वल टू c2। ये इक्वेशन आ जाएगा आपके पास 3। अब हमारे पास ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए। जो हम तीसरा सॉल्यूशन निकालेंगे वो इसकी सहायता से लिखा जा सकता है। कैसे, वैसे हमें यहीं तक करना है, लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर मान लो मैं पहला और आखिरी लेता हूँ, क्योंकि हमने दो तो ले लिए, यही केस बचा है, तो यहाँ हमें मिलेगा log x इक्वल टू log z प्लस log कॉन्स्टेंट मान लेते हैं c3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अपॉन z इक्वल टू c3। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से x की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा c1y और जो z है उसको z ही रहने देते हैं। तो ये y अपॉन z क्या हो जाएगा c3 अपॉन c1, इसको कोई नया कॉन्स्टेंट मान लेते हैं c2, तो हमें y अपॉन z क्या मिल जाएगा c2। यानी कि जो तीसरा सॉल्यूशन हमने छोड़ दिया है वो इन्हीं दो से मिलकर बन सकता है। ऑलराइट, तो ये जो होगा, क्योंकि ये सेम सॉल्यूशन ही मिल रहा है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो केवल हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की आवश्यकता है, जो हमें मिल गए इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से। ये दोनों मिलकर क्या देते हैं, अभिष्ट सॉल्यूशन। तो समीकरण 2 व 3 दिए गए अवकल समीकरण के अभिष्ट पूर्ण हल है, पूर्ण हल बोल देते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी मेथड को आगे बढ़ाते हुए हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो हमें इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी है, डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। सेम तरीके से करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई। तो पहले तो लिख देते हैं दिए गए अवकल समीकरण। ये क्या है, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड पार्ट मान लेता हूँ, इसको मैं थर्ड पार्ट मान लेता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखता हूँ तो z से z कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, x और y बचेगा। तो मैं प्रथम दो खंड को ले सकता हूँ, तो फर्स्ट व सेकंड खंड को लेने पर क्या मिलेगा,
एज इट इज़ लिख लेते हैं इनको, एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड। तो एक्स और वाई के अलावा इसमें जेड वेरिएबल है, लेकिन ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई अपॉन एक्स। अब चरों का पृथक्करण कर देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3, वाई स्क्वायर का समाकलन वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट रखेंगे c1 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू c1। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं एक सॉल्यूशन और निकालना है, तो हम ये लास्ट 2 को ले सकते हैं। अगर 2 को लेंगे तो हमारे पास ये x रहेगा, तो इसकी वजह से हम इसको नहीं ले पाएंगे। क्या करते हैं, हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, एक्स और जेड। तो फर्स्ट व थर्ड खंड को लेने पर तो फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड, और लास्ट पार्ट कहते हैं डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, ऑल राइट। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स डी एक्स अपॉन जेड इक्वल टू डी जेड। चरों का पृथक्करण कर लेंगे, एक्स डी एक्स इक्वल टू जेड डी जेड। समाकलन कर देंगे, समाकलन से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2, कॉन्स्टेंट को हम लिख देते हैं c2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। ये आपको दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। अब इंडिपेंडेंट है या नहीं ये सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट के लिए क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर x और y आ रहा है, यहाँ x और z आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट है। दोनों का फ्रैक्शन लेंगे तो कांस्टेंट के बराबर नहीं आएगा, तो ये मिलकर हमें क्या देते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। दोनों मिलकर दिए गए अवकल समीकरण का पूर्ण हल बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास जब भी इस प्रकार की इक्वेशन आए, जो या तो डायरेक्ट समाकलन हो जाए या फिर वो क्या हो, कोई पार्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। जैसे पहले दो में हमारा जो यहाँ पे z है वो कैंसिल आउट हो रहा था, और ये सोल्व हो जाएगी। इन दोनों में जो है कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये दो पार्ट हम नहीं लेंगे। हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट लिया, क्योंकि यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और x और z बचेगा, तो इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। अब हम देखते हैं एक दूसरा रूल कि सेकंड रूल हमारा क्या होगा। अब रूल नंबर 2 क्या है, एक तरीके से ये रूल नहीं है, मेथड है कि कैसे हम इंटीग्रेशन जो है उसका करेंगे। तो मान लो कि जो हमने प्रथम नियम बताया कि या तो कोई वेरिएबल उसमें प्रेजेंट नहीं हो, या हम वेरिएबल को आपस में कैंसिल आउट कर दें, तब हम क्या निकाल सकते हैं, दो सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं। अब मान लो कि दो सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सके, केवल एक सॉल्यूशन फाइंड कर सके। ठीक है, एक सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। अब ये एक सॉल्यूशन है, इसकी सहायता से जो है हम दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जांपल्स की सहायता से इसको समझते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है, जो पहले थी सेम उसी तरीके से, बट चेंज क्या क्या है। तो दिया गया अवकल समीकरण, क्या है ये, डी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, नीचे लिख देते हैं हम पे, डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। इसको इक्वेशन 1, यहाँ पर इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट और इसको थर्ड पार्ट। ओके, तो पहले दो एक्स और वाई केवल दो ही फंक्शन है, तो प्रथम दो खंडों को लेने पर या फिर फर्स्ट व सेकंड खंड को लेने पर, ये है डी एक्स अपॉन वाई और ये है डी वाई अपॉन एक्स। चरों का पृथक्करण कर देते हैं, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। समाकलन कर देते हैं, समाकलन करने पर ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये मिलेगा वाई स्क्वायर बाई 2। कॉन्स्टेंट हमने मान लिया c1 बाई 2। तो एक तरीके से सॉल्यूशन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू c1।
ऑलराइट, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की। तो दूसरा सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ x है, कभी नहीं हटेगा। इन दोनों को भी नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ y आ रहा है। तो इस प्रकार से हम आपस में खंडों को लेकर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते जैसा हमने पहले निकाला था। तो एक काम करेंगे कि क्या कर सकते हैं, इसमें हम लास्ट मान लो दो खंड हमने ले लिए dy/x और dz/x, लेकिन यहाँ पर x हटा देंगे इस इक्वेशन की सहायता से। ठीक है, तो खंड सेकंड व थर्ड लेने पर क्या होगा, dy/x इज इक्वल टू होगा dz/z। अब x की वैल्यू जो है यहाँ पर हम निकाल रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये हो जाएगा c1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dz/z। ये हमने वैल्यू रखी समीकरण नंबर 2 से। तो यही रूल था कि कोई एक सॉल्यूशन हमें मिल जाए तो हम उसका प्रयोग करके दूसरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो x था वो हटाने के लिए हमने इसका यूज़ किया। तो यहाँ से x स्क्वायर क्या आएगा, c1 प्लस वाई स्क्वायर, और x का रूट हो जाएगा रूट c1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√c1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू log z प्लस log c2। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1/√e स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो log c1 log y प्लस रूट c1 प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। जो 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है उससे ये हो जाएगा log c2z। log से log हट जाएगा तो y प्लस रूट c1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c2z। लेकिन यहाँ एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने c1 की वैल्यू पुट की थी। c1 जो है कांस्टेंट है, हमें केवल एक ही कांस्टेंट चाहिए। तो c1 की वैल्यू वापस से रखेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो c1 की जगह मैं रख दूँगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c2z। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा y प्लस रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू c2z। एक ही सॉल्यूशन चाहिए हमें तो y प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, c2z, और y प्लस एक्स अपॉन z इक्वल टू क्या हो जाएगा, c2। ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके माइंड में आ सकती है कि यहाँ पर हम माइनस चिन्ह भी तो यूज़ कर सकते थे। तो माइनस से हमें दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन हमें केवल कितने चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस चाहिए। तो इस वजह से हमने यहाँ पर केवल पॉजिटिव साइन को यूज़ किया। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, 2 और 3 जो है दिए गए समीकरण के पूर्ण हल मिल गए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस मेथड पे। तो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है dx/1 इक्वल टू dy/3 इज इक्वल टू dz/5z प्लस 10y माइनस 3x। ऑलराइट, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो दी गई अवकल समीकरण आपकी क्या है, dx/1 इक्वल टू dy/3 इक्वल टू dz/5z प्लस 10y माइनस 3x। ऑलराइट, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट और इसको थर्ड पार्ट। तो प्रथम 2 खंड ले लेते हैं। प्रथम 2 खंडों को लेने पर क्या मिलेगा, dx/1 इक्वल टू dy/3। काम करते हैं, ये हो जाएगा 3dx इज इक्वल टू dy। समाकलन करेंगे तो समाकलन से 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। ठीक है, प्लस कांस्टेंट रखना है तो यहाँ कांस्टेंट c1 जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, y माइनस 3x इज इक्वल टू c1। ये c1 मैंने इस तरफ क्यों रखा है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। तो इसका जवाब है कि c1 हम किसी भी तरफ रख सकते हैं।
एक बात। और दूसरी बात, यहाँ हम देखेंगे तो y माइनस 3x दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इसकी जगह क्या रख देंगे, c1 रख देंगे। तो यही काम करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट को हम लेंगे। नाउ फर्स्ट व थर्ड खंडों को लेने पर, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, dx अपॉन एन, और लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 5z प्लस 10y माइनस 3x। तो इसमें प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये 10y माइनस 3x कर रहा है, इसकी जगह वैल्यू रख देंगे हम c1। तो ये हो जाएगा 5z प्लस c1। ये हमने वैल्यू रखी है समीकरण नंबर 2 से। समाकलन कर देंगे, तो समाकलन से यहाँ से तो x बचेगा और यहाँ से बचेगा 1/5 log 5z प्लस c1। इसमें कांस्टेंट मान लेते हैं, तो कांस्टेंट में लगा देता हूँ यहाँ पर प्लस c2 अपॉन log c2 अपॉन 5, ताकि 5 जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो 1/5 log c2, ये कांस्टेंट ले लिया। 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा log c2 इंटू 5z प्लस c1। लॉग हटा देंगे तो e की पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा c2 5z प्लस c1। c1 की वैल्यू वापस से रख देंगे, तो e टू द पावर 5x इज इक्वल टू c2 5z प्लस 10y माइनस 3x। ऑल राइट, तो हमें c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 5x डिवाइड, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 5z प्लस 10y माइनस 3x इज इक्वल टू c2। ये इसका क्या हो जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 4। इस प्रकार से आपका 2 और 3 मिलके क्या देगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी एक सॉल्यूशन निकाल के उसका प्रयोग करते हुए दूसरा सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 रूल हो गए। अब जो तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, रूल नंबर 3। ये जो रूल होता है ये फैक्टर्स का रूल होता है, गुणांकों का यूज। तो इस मेथड में क्या होता है, तो मान लेते हैं, माना दिया गया अवकल समीकरण ये दे रखा है dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन आर। अब गुणांकों का विधि क्या कहलाती है, हम इसको गुणांकों से गुणकों से गुणा करते हैं, मल्टीपल बोल सकते हैं गुणक। तो जैसे इसको L1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको M1 से कर दिया और इसको N1 से कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, तो गुणक L1 M1 N1 लेने पर, तो ये जो फ्रैक्शन है वो तो सेम रहेगा। तो जो ऊपर वाला जो है आपका न्यूमरेटर है वो पहले यहाँ L1 से गुणा होगा, ये L2 से गुणा होगा, ये L3 से गुणा होगा। तो न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो L1 को कर दिया dx से, प्लस M1 को कर दिया dy से, प्लस N1 को कर दिया dz से। सेम चीज़ आपके डिनोमिनेटर में अप्लाई होगी, L1 को कर दिया p से, M2 को कर दिया राइटिंग M1 को कर दिया q से, और N1 को कर दिया r से। इस प्रकार से, इसी प्रकार से दूसरे गुणक भी हम ले सकते हैं। अब गुणक लेने का क्या फ़ायदा है, तो हमें 2 चीज़ करनी है। ये जो फैक्टर हम लेंगे L1 M1 N1, ये कांस्टेंट नहीं, कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। इस प्रकार से लेंगे कि ये जो है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए, यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो है वो डिफरेंशियल बन जाए और नीचे वाला पार्ट क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो जो गुणक है यहाँ, गुणक L1 M1 N1 इस प्रकार लिए जाते हैं कि L1 dx, यानी कि ये जो L1 dx प्लस M1 dy प्लस N1 dz एक यथार्थ अवकल एग्जैक्ट डिफरेंशियल तथा जो नीचे वाला पार्ट है L1p प्लस
m1q प्लस n1r क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इस प्रकार से हम चूज करते हैं। तो मान लेते हैं, माना L1p प्लस M2q प्लस N2 इज इक्वल टू 0। तब आपका क्या हो जाएगा, L1 dx प्लस M2 dy प्लस N2 dz, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। कैसे हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि नीचे क्या है आपका 0, किसी भी फ्रैक्शन के बराबर इसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो ये किसके बराबर होगा, डी सम फंक्शन f के बराबर होगा। और समाकलन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, f इक्वल टू c1। ये एक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम गुणांक जो होते हैं, जो मल्टीपल है m1 m1 n1, इस प्रकार से चूज करेंगे। अब ये एक सॉल्यूशन मिल गया। इसी प्रकार ठीक है, हम दूसरा गुणक भी ले सकते हैं। इसी प्रकार अन्य गुणक L2 M2 N2 लिया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा रूल नंबर 3 है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 जो है क्या है, हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो कि किस प्रकार की है आपकी इक्वेशन, a dx डिवाइडेड बाई b माइनस सी वाई इंटू जेड, b dy डिवाइडेड बाई c माइनस ए x इंटू जेड, c dz डिवाइडेड बाई a माइनस बी एक्स इंटू वाई। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। दी गई अवकल समीकरण क्या है, ए डी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस सी वाई जेड इक्वल टू बी डी वाई सी माइनस ए जेड एक्स इक्वल टू सी डी जेड अपॉन ए माइनस बी एक्स वाई। ओके, तो पहले तो हम देखे थे कि यहाँ से z जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और फर्स्ट 2 टर्म से जो है हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इससे भी सॉल्यूशन जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कि हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को ले सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को हम ले सकते हैं और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हम जो है इसको फैक्टर्स की मदद से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो जिस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम जो है फैक्टर्स की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पर वाई जेड है, यहाँ एक्स डी एक्स के नीचे क्या है, एक्स नहीं है, डी वाई के नीचे वाई नहीं है और डी जेड के नीचे जेड नहीं है। जब भी इस प्रकार की कंडीशन आए तब ये जो है आपस में हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको वाई से और इसको जेड से, तो तीनों क्या बन जाएंगे, एक्स वाई जेड। तो एक तरीके से एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। फिर इनको ऐड कर देंगे, तो बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, 0। और हमें 0 ही तो बनाना है, तो हम एक गुणक लेंगे। तो गुणक क्या ले रहे हैं, एक्स वाई जेड लेने पर। तो गुणक लेने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ए डी एक्स अपॉन बी माइनस सी वाई जेड इक्वल टू बी डी वाई डिवाइडेड बाई सी माइनस ए जेड एक्स इक्वल टू सी डी जेड डिवाइडेड बाई ए माइनस बी एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई और जेड गुणक लिया है, यानी कि पहला जो पद है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड डिवाइडेड बाई में क्या आएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा 0, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, आपस में कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएंगे, 0। और इस 0 को इधर कहीं भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड इक्वल टू 0। समाकलन कर देंगे, तो समाकलन से ए एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई का समाकलन वाई स्क्वायर बाई 2, जेड का समाकलन जेड स्क्वायर बाई 2, कॉन्स्टेंट रख देंगे C1/2। तो
तो एक सॉल्यूशन हमें मिल गया, ए स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। एक सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है दूसरा सॉल्यूशन। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक पैटर्न यहाँ पे और नज़र आ रहा है कि यहाँ पर b माइनस सी है, a नहीं है, यहाँ b नहीं है और यहाँ c नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले पार्ट को a से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे। तो b माइनस सी, वाई जेड को भूल जाओ, b c माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी, ये हो गया ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी और ए सी क्या बन गया 0। तो हम ए के साथ और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि पहले हमने फैक्टर लिया एक्स वाई जेड, अब की बार फैक्टर यानी कि गुणक हम ले लेते हैं, गुणक ए एक्स बी वाई सी जेड लेने पर हमें क्या मिल जाएगा? ये गुणक लेने पर हमें मिलेगा ए एक्स इंटू ए पहले से ही है तो ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल टू 0। ये कैसे आया? सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर, डिवाइड में क्या होगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम ये टर्म आ जाएगी। हम इसको कर देते हैं समाकलन। तो समाकलन करने पर समाकलन से मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू C2/2। तो सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। ये एक दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं 3। दोनों के दोनों आपके क्या है? इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें ए है और इसमें क्या है? ए स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी पैटर्न पर बेस्ड। एग्जाम्पल नंबर 2, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है जो दे रखा है आपको dx अपॉन जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑल राइट, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन जो हमें दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण, दी गई कल समीकरण क्या है? dx अपॉन जेड एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन जेड एक्स माइनस वाई डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो गुणक क्या क्या ले सकते हैं? देखो, हम एक काम करता हूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये एक्स जेड प्लस वाई जेड हो गया, ये एक्स जेड माइनस वाई जेड हो गया, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है ही। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो क्या पैटर्न नज़र आता है मुझे? इन दोनों में z है तो हम इसको z से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ एक काम करता हूँ, इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको y से, देखते हैं क्या आता है। ये एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, और ये हो गया एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब मुझे इन सबको जो है 0 करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर एक्स वाई जेड है और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, लेकिन आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक तरीके से मैं वाई से नहीं मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस वाई से। क्या होगा? एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर जेड है और ये प्लस वाई स्क्वायर जेड है, तो इसको भी मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये माइनस हो गया, आपस में कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएंगे? 0। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, आपको सोचना पड़ेगा कि हम फैक्टर क्या क्या ले सकते हैं। जनरली इस प्रकार का दिखे आपको तो आप 1 1 1 1 भी ले सकते हो, चेक करना पड़ेगा लेकिन कि 0 होना चाहिए। एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। अब एक्स वाई जेड का साइन चेक करने के लिए आप इनको अलग अलग लिख के देख लो कि कहाँ पर हमें प्लस साइन लेना है, कहाँ पर हमें माइनस साइन लेना है। तो एक फैक्टर हम लेंगे x माइनस वाई और माइनस जेड। तो हम लेते हैं गुणक x माइनस वाई माइनस जेड लेने पर हमें क्या मिल जाएगा? एक बार तो लिख देता हूँ इक्वेशन को, z एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई जेड एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन में क्या बनेगा? 0।
जीरो से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। समाकलन कर देते हैं तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी वन अपॉन टू। तो सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी वन। ये हमें मिल गया एक सॉल्यूशन। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। अब हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन निकालना है तो सेम चीज़ करते हैं, इसको तो z से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब की बार इसको मैं y से कर देता हूँ, इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखते हैं, देखें क्या आता है। तो y z, पहले वाले को y से कर रहा हूँ x प्लस वाई, दूसरे वाले को x से कर रहा हूँ x z x माइनस वाई, और तीसरे को z से करूँगा तो जेड एक्स स्क्वायर और जेड वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। ऑल राइट, तो अब की बार जो है ये तो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं और ये ऐड हो रहे हैं, तो इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बाकी जो है सेम। तो ये मैंने y से मल्टीप्लाई किया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट मैंने x से मल्टीप्लाई किया, तीसरा पार्ट मैंने -z से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो y x और -z को हम क्या ले लेंगे, गुणक ले लेंगे। ठीक है, तो गुणक y x -z लेने पर, इसको अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y लिया तो y dx, x लिया तो x dy और z लिया तो -z dz इक्वल टू क्या होगा, 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dxy। कैसे, क्योंकि d और x और y दो अलग अलग फंक्शन है, तो x को कांस्टेंट रखेंगे, y का dy, y को कांस्टेंट रखेंगे, x का dx। अब इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो यहाँ से d हट जाएगा, समाकलन करने पर एक्स वाई रहेगा और z का हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन टू और कांस्टेंट हो जाएगा C2 अपॉन टू। तो ये हो गया 2xy माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। ये आपका दूसरा सॉल्यूशन आ गया। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 3। इस प्रकार से 2 और 3 मिलके आपको क्या देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो मेथड है बहुत ही आसान है, बट एक ही इसमें प्रॉब्लम है कि आपको गुणक जो है मल्टीपल, वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो एक तरीका इसका है, ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए और पैटर्न फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि इस प्रकार की इक्वेशन आए तो हम क्या ले सकते हैं, इस प्रकार की इक्वेशन आए तो हम क्या ले सकते हैं, इस प्रकार से। ऑलराइट, एक एग्जांपल इसी थीम के ऊपर और देख लेते हैं। dx अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका प्रॉब्लम है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो एक सॉल्यूशन तो मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ से x हटा दूँ, यहाँ से y हटा दूँ, यहाँ से z हटा दूँ, तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, जेड स्क्वायर नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव भी है नेगेटिव, सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम ले लेते हैं गुणक 1/x, क्योंकि x हटाना है तो 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, y हटाना 1/y से मल्टीप्लाई करेंगे और z हटाना है तो क्या करेंगे, 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz आपका क्या हो जाएगा, 0।
समाकलन कर देंगे तो समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको मान लेंगे log c1। तो ये log की प्रॉपर्टी लगा के log x y z हो गया और ये log c1, log से log कैंसिल हो गया, x y z क्या आ गया c1। ये इसका एक सॉल्यूशन हमें मिल गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम फाइंड करते हैं दूसरा सॉल्यूशन। तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं y से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं z से मल्टीप्लाई कर दूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पहले, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ नीचे। पहले हम केवल चेक कर रहे हैं, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो पहले हमने एक्स वाई जेड लिया है, तो अब हमें चिन्ह है इसका साइन चेक करना है कि प्लस होगा या माइनस होगा या सारे माइनस होंगे सारे प्लस होंगे एक्सेट्रा। तो पहले तो हम डायरेक्ट हटाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, बिना कुछ किए डायरेक्ट ये क्या हो रहा है, ज़ीरो, यानी कि हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या हुआ, अब हम जो गुणक लेंगे, गुणक एक्स वाई जेड लेने पर, तो हमें मिलेगा एक्स डी एक्स, वाई डी वाई और जेड डी जेड इक्वल टू 0। समाकलन करने पर क्या मिलेगा, समाकलन करने पर एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई का समाकलन वाई स्क्वायर बाई 2, जेड का समाकलन जेड स्क्वायर बाई 2 और कांस्टेंट c2/2। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट c2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इस प्रकार से हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, जो कि 2 एंड 3 की सहायता से दिया जाएगा। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। ओके, तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने dx/p, dy/q और dz/r टाइप की जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व करने का मेथड देखा। इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। उसमें हम कुछ विशेष प्रकार की इक्वेशन देखेंगे जिसमें हमें इनमें से कोई एक तरीका अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कुछ हमें स्पेशल उसमें करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो इक्वेशन जो है सॉल्व मिलेगी। तो हम वो जो तरीका है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।